आपका अपने यूट्यूब चैनल माउंट गुरुकुल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सीटेट की ये क्लास नंबर 4 है, जिसमें हम एसएसटी स्पेशल जियोग्राफी कवर कर रहे हैं। यदि आप जो है प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो चैनल पर जाएं, वहां पे आपको प्रैक्टिस की कई क्लासें मिल जाएंगी, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो हम पिछली क्लास में सैल क्या है, सैल के प्रकार, ये सभी हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज हम धरातल के रूप के विषय में पढ़ेंगे। यहाँ से आपके क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो अगर हम देखें धरातल के रूप के विषय में, तो इसमें आता है हिमालय, अल्पस, रॉकी, एंडीज आदि मोड़दार यानी वलित पर्वत के प्रमुख उदाहरण हैं। अब आपका यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोड़दार यानी वलित पर्वत का उदाहरण है। तो इसमें आपका देखिए हिमालय, अल्पस, रॉकी, एंडीज आदि सभी किसके उदाहरण है? फोल्डिंग माउंटेन के। ठीक है। और भारत में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत, ब्लॉक पर्वत के तथा नर्मदा एवं तापी नदियां भ्रंश घाटी के उदाहरण हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। उसके बाद देखें, इम्पॉर्टेंट है वी आकार की घाटी। ये कई बार पूछा जाता है कि वी आकार की घाटी क्या है। चलिए इसको जान लेते हैं। देखिए, नदी पर्वतीय क्षेत्र में अपनी तली को काट कर गहरा करती है। इससे अंग्रेजी अक्षर वी के आकार की घाटी का निर्माण होता है। जब वी आकार की घाटी गहरी एवं सकरी हो जाती है तो उसे गॉर्ज कहते हैं। हिमालय पर्वत में सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियों के गार्ज हैं। तो देखिए, हम अगर आपको सिंपल से बताएं तो ये मान लीजिए ये धरातल है। ठीक है, जब यहाँ से जल बहता हुआ जाएगा तो इस धरातल को कुछ इस तरीके से काटेगा। ये धरातल बैठ करके यहाँ से हट जाएगी, ये सब मिट्टी यहाँ से हट जाएगी, तो इस तरीके से बहता हुआ चला जाएगा। तो इसका आकार जो हो बी आकार का हो गया, इसलिए इसे बी आकार की घाटी कहते हैं। जब ये और पतली हो जाती है तो इसको गॉर्ज कहते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट आपको समझना है कि जलप्रपात क्या है। जलप्रपात क्या है उसके विषय में जानेंगे। यहाँ पे जलप्रपात क्या है? जब नदी का जल ऊंचाई से खड़े ढाल के सहारे अधिक वेग से नीचे गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जब जल जो है एकदम खड़े ढाल से ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो उसे क्या बोलते हैं जलप्रपात। ठीक है। और आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे जो है जलप्रपात जो ऊपर से नीचे की तरफ बहते हुए दिखते हैं, बहुत अच्छे भी लगते हैं। उसमें आपको कई उदाहरण भी बताएंगे। चलिए देखते हैं। विश्व का सबसे जो है जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। इसको एंजल फॉल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दक्षिण अमेरिका का वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। ठीक है, सबसे ऊंचा है। ठीक है। और भारत के कुछ जलप्रपात शरावती नदी पर जोग और कावेरी नदी पर शिव समुद्रम और नर्मदा नदी पर कपिलधारा जलप्रपात एवं धुआंधार जलप्रपात पाए जाते हैं। ये जो उदाहरण दिए गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे अमेरिका का वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात और भारत के प्रमुख जलप्रपात में शरावती नदी पर जोग है और कावेरी नदी पर शिव समुद्रम है और नर्मदा नदी पर कपिलधारा एवं धुआंधार जलप्रपात है। ये आपको मैचिंग करने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे आपका एक पॉइंट है। अब डेल्टा क्या है? पिछली बार हमने इस पर चर्चा भी किया था। डेल्टा क्या है? डेल्टा नदी के सागर में गिरने से पहले विसर्प यानी टेढ़े मेढ़े रास्तों के कारण उसके बहने की गति अधिक धीमी पड़ जाती है। इस कारण डेल्टा का निर्माण होता है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा संसार के प्रमुख डेल्टाओं में से एक है। ठीक है, अब अपने भाषा में अगर हम समझाएं आपको कि डेल्टा क्या है। देखिए, जब नदी बहती है, नदी ऐसे इस तरीके से बह रही है। ठीक है। अब यहाँ पर जब ये ऊंचाई पर थोड़ा चढ़ेगी नदी, तो यहाँ पे जो अपने साथ मलबा लिए रहेगी, यानी जो आप मिट्टी आप काट कर ले आती रहेगी, तो ये चढ़ाई के वजह से यहाँ पे जो है कई भागों में बढ़ जाती है और जो यहाँ पे मलबा रहता है तो यहाँ पे छोड़ देती है, जिसका आकार
त्रिभुज के आकार खो जाता है तो ऐसे कट के निकल लेती है, तो इसी त्रिभुज के आकार को हम डेल्टा कहते हैं। ठीक है, जो मिट्टी नदी द्वारा लाई गई रहती है यहाँ पे छोड़ देती है और अवक्षेपित कर देती है, उसी को क्या बोलते हैं, डेल्टा। इसका आकार कैसा होता है, त्रिभुजाकार। ठीक है, इसके उदाहरण हमने बताया गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व में सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है, अब आगे बात करें कि गुफा एवं सुरंग के विषय में। गुफा सुरंग, वर्षा का कुछ जल चट्टान और मिट्टी में प्रवेश कर जाता है। पहाड़ों में कहीं कहीं चूने की चट्टानें मिलती हैं जिसमें जल रिस कर चट्टान के भीतर पहुंच जाता है। रासायनिक अपक्षय द्वारा चूने को घुलाकर दूर बहा ले जाता है, जिसे पहाड़ी गुफा में यह सुरंग बन जाती है। ठीक है, वहाँ की मिट्टी कट जाती है तो क्या हो जाता है, सुरंग बन जाता है। ठीक है, आगे एक वर्ड है हिमानी। क्या है, ये सभी वर्ड आपको बहुत जानने जरूरी हैं क्योंकि कथन निष्कर्ष में आ जाते हैं। हिमानी क्या है, ऊंचे पर्वतों पर जब कोई बर्फ का बड़ा खंड ढाल पर खिसकता है तो उसे हिमानी या हिमनद कहते हैं। ठीक है, पर्वतों पर बर्फ पाए जाते हैं तो वहीं जब बर्फ का बड़ा टुकड़ा जब खिसक जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, हिमानी। ठीक है, कहते हैं। पहाड़ी भाग में हिमानी सपाट चौड़ी खड़े ढाल वाली घाटियों का निर्माण करती है, तो इनका आकार कैसा हो जाता है, यू आकार का। ठीक है, तो अभी आपसे जब पूछा जाएगा कि जो है बहती हुई नदी के द्वारा कौन सा आकार बनता है, यू आकार का, वी आकार का, नदियों के द्वारा वी आकार बनता है और हिमानी के द्वारा यू आकार बनता है। ठीक है, क्लियर हुआ। और पहले से बनी वी आकार की घाटी को हिमानी यू आकार की घाटी में बदल देती है। ठीक है, तो इतना हो गया। आगे बढ़ते हैं, हिमोड़ क्या है, आइए देखते हैं। हिमोड़, हिमोड़ जब हिमानी चट्टानों को घर्षित कर उसका चूर्ण पर्वत के निचले भागों में जमा कर देता है तो उसे हिमोड़ कहते हैं। ठीक है, आगे एक वर्ड है बालुका स्तूप। अब बालुका स्तूप क्या है, मरुस्थलीय प्रदेशों में जब पवन के मार्ग में कोई बाधा आती है तब पवन का वेग कम हो जाता है, जिससे पवन के साथ उड़ने वाला पदार्थ धरातल पर गिरकर बालू के टीलों का निर्माण करते हैं। इन्हें बालुका स्तूप कहते हैं। तो सीधा सा अगर समझें तो जो है हवाओं के द्वारा उड़कर मिट्टी जाती है तो किसी से टकराती है तो वहीं पर जो है हवा टकराती है तो उसके साथ धूल वगैरह वहीं पे जम जाते हैं तो एक टीले का रूप ले लेते हैं, जिसे हम बालुका स्तूप कहते हैं। अब एक वर्ड आ गया छत्रक शिला। इसको हमने कल के वीडियो में ही चर्चा किया था छत्रक शिला के विषय में, कि पवन द्वारा उड़ाए गए बालू के कणों द्वारा अपरदन का कार्य धरातल के कुछ मीटर ऊंचाई तक होता है। इस प्रक्रिया में पवन निचले भाग को घिस देती है परंतु ऊपरी भाग छतरी के आकार का हो जाता है, जिसे छत्रक शिला कहते हैं। मतलब जो मिट्टी का निचला भाग कट जाता है तो ऊपर वाला जो है बचा रहता है, जो छाते का आकार हो जाता है, जिसे छत्रक शिला कहा जाता है। आई होप आप यहाँ तक इन सब वर्डों को समझ गए होंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है भूकंप, अर्थक्वेक। अब बढ़िया से अर्थक्वेक के विषय में हम समझेंगे। देखिए, जो भूकंप हमारा है कैसे इसका जो है उद्गम होता है, इसको समझते हैं। पहला है कि ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। ठीक है, जब ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है तो अचानक से उद्गार होता है जिससे एक कंपन भी होता है। ठीक है, और आगे बात करें तो स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। यह वाइब्रेशन या कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को क्या कह देते हैं हम, भूकंप। तो सिंपल से समझे कि जो पृथ्वी की जो है हमारी प्लेटें जो है चक्कर लगा रही हैं उसमें कंपन होता है, तो कंपन के कारण भूकंप उत्पन्न होता है और ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा भी भूकंप उत्पन्न होता है। ठीक है, अब भूकंप के विषय में समझ लेते हैं। ये तो हो गया कैसे उत्पन्न होता है। आगे समझें कि भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र ओरिजिन सेंटर कहलाता है। अब ये बहुत कन्फ्यूजन इसमें होता है और इस यहाँ से बहुत क्वेश्चन भी बनता है कि जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं, उद्गम केंद्र यानी ओरिजिन सेंटर। ठीक है, जैसे पृथ्वी के नीचे जहाँ पे प्लेटें टकराई तो वहाँ से जो है उत्पन्न हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, उद्गम केंद्र। और जब वहीं तरंग आकर पृथ्वी पर टकराएगी, यहाँ पे देखिए लिखा है कि उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। मतलब जब तरंगे आकर जहाँ पृथ्वी पर टकराती हैं उसको क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। जैसे समझिए यहाँ पे
कि ये पॉइंट है, यहाँ पे जो है किसी कारण वाइब्रेशन हुआ, ठीक है। जब वाइब्रेशन हुआ तो तरंगे चारों तरफ ऐसे जाती हैं, एक तरफ कोई नहीं, ऐसे चारों तरफ जाती हैं। तो ये आके यहाँ पे पृथ्वी पर टकराई, तो इसे क्या बोलेंगे और इसे क्या बोलेंगे। यहाँ पे, यहाँ से भूकंप बना, इसको उद्गम केंद्र कहेंगे, और यहाँ पे आके टकराया तो इसको क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र। अब आपसे क्वेश्चन बनेगा कि सबसे ज़्यादा खतरा कहाँ पे होता है, तो आपको बताना है कि अधिकेंद्र पर, क्योंकि भूकंप की तरंगे यहीं पर आकर टकराएंगी तो यहाँ इसके आसपास जो भी होंगे घर या फिर कोई जीव होंगे तो उनको हानि पहुँचती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कन्फ्यूजन में न रहिए कि उद्गम केंद्र और अधिकेंद्र क्या है। यहाँ से कई क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, कई क्वेश्चन क्या, लगभग एक क्वेश्चन आपको मिलता है, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। अभी हमने बताया जो ऊपरी भाग जहाँ टकराती है वहाँ पे सर्वाधिक हानि होती है, एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे क्या होती है, घट जाती है। जैसे आप ऐसे समझो कि जैसे किसी तालाब में एक पत्थर मार दिया जाए तो पत्थर, तालाब के चारों तरफ देखो घेरे घेरे में ऐसे इसी तरीके से जो है तरंगे बढ़ती हुई चली जाती हैं, और एक समय आता है कि तरंगे क्या होती हैं, खत्म हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। तो इसी तरीके से आप समझिए भूकंप की गति भी होती है, जैसे दूरी बढ़ती है वैसे ये इसकी जो है तरंगे समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं भूकंप का मापन। भूकंप का मापन जो है किससे किया जाता है, भूकंप मापन करने वाले यंत्र को भूकंप लेखी या सिस्मोमीटर कहते हैं, ठीक है, या फिर सिस्मोग्राफ भी कहते हैं, यहाँ पे लिखा है। और भूकंप की तीव्रता किससे नापी जाती है, रिक्टर स्केल से नापी जाती है। ये दो चीज़ें आपको याद रखना होगा। तो ये भूकंप से जुड़ी सारी बातें हो गई। अब यहाँ पे आप अगर जानते रहेंगे, चाहे जैसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे आप कर जाओगे, ठीक है। और वैसे भी आप क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट नहीं आ रहे हैं, आप कथन निष्कर्ष बना के आ रहा है, उसी में आपको ढूंढना होता है कौन सा सही है कौन सा गलत है। आगे देखते हैं कि जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। मतलब भूकंप की अगर तीव्रता 2.0 है या उससे कम है तो वो हानिकारक नहीं होगा। लेकिन अगर भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है तो वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंच सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होगी वह बहुत शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7.0 वह अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। तो यहाँ पे इसकी बताया गया कि कौन सी कितने तीव्रता पर भूकंप हानिकारक होता है और कितने तीव्रता पर नहीं होता है, तो इसको भी आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। आई होप भूकंप के विषय में आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है वाटरफॉल। वाटरफॉल के विषय में पढ़ते हैं। वाटरफॉल क्या है, देखिए जलप्रपात। अभी हमने आपको बताया था कि जलप्रपात क्या है, पॉइंट से समझा दिया था। देखिए सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है, अभी हमने बताया, ठीक है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के सीमा पर स्थित हैं। नियाग्रा जलप्रपात और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात। तो ये आपको बता रहा है कौन जलप्रपात कहाँ है। तो इस तरीके से जलप्रपात के विषय में हमने पहले भी चर्चा कर लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एंजल जलप्रपात कहाँ है, वेनेजुएला, ठीक है, अमेरिका के वेनेजुएला में, ठीक है। आगे बात करें नदी। नदी क्या है, नदी के विषय में समझ लेते हैं। देखिए नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात कहलाता है। जैसे नदी बह रही है, ये नदी बह रही है, ठीक है। अब ये ऊंचाई वाला क्षेत्र है, यहाँ पे ढलान वाला क्षेत्र है, तब नदी का पानी जो बह रहा है ऐसे एक बैग गिरेगा, ठीक है, एक बारगी गिरेगा। तो यहाँ से क्या होगा, तो इसी को क्या कह देते हैं हम, जलप्रपात, ठीक है। तो अचानक से जब नदी का जल गिरने लगता है बिना ढलान के, ठीक है, तो वो क्या होता है, जलप्रपात कहलाता है। आगे बढ़ें। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इसी बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। अब विसर्प, जैसे नदी अगर ढलान पे बहेगी तो बहुत तेज़ी में बहेगी ऐसे, ठीक है, ढाल पा करके। लेकिन अगर नदी जो है थोड़ा यहाँ से शुरू होती है और थोड़ी ऊंचाई पर जाती है,
जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएगी तो वो क्या होगी, उसके जो है मार्ग में परिवर्तन शुरू हो जाएगा, ऐसे टेढ़ मेढ़ होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसको ऊंचाई पर चढ़ना पड़ रहा है, जिससे उसके वेग में कमी आ रही है। वेग में कमी आएगी तो वो इधर उधर घूमेगी। जब इधर उधर घूमेगी तो उसको क्या बोल देते हैं, विसर्प के आकार का। ये कौन सा आकार कहा जाएगा, विसर्प के आकार का। ठीक है, तो ये नदी से जलप्रपात कैसे बना और नदी से विसर्प कैसे बना, इन सभी को हम समझ लिए। आगे देखते हैं क्या है। बाद में विसर्पों के किनारे पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आ जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी के से कट जाते हैं और एक अलग झील बन जाता है, जिसे चाप झील भी कहा जाता है। ठीक है, या फिर इसको जो है गोखुर झील भी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे देखिए अभी बताएं आपको कि ये नदी बहती हुई आ रही है और ये मोड़दार ऐसे हो गई, धीरे धीरे ये मुड़ गई और फिर ऐसे सीधी बहने लगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से धीमी गति से बह रही है। फिर अगर वेग से नदी का जल हुआ, जैसे तेज हुआ, तो ये जो है ऐसे सीधा मिट्टी को काट कर बहने लगेगा। ठीक है, तो ये जो इधर का साइड का जो है भाग है, ये अलग हो गया इस नदी से। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये झील बन गया। अब यहाँ पे अब यहाँ पे जो है पानी रुका रहेगा। ठीक है, इस तरीके से तो ये झील बन गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे चांप झील या गोखुर झील कैसे बनता है नदी के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिसे वितरिका कहा जाता है। यह नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण कर देते हैं, मतलब जो उसके साथ मिट्टी वगैरह रहता है वहीं पे छोड़ देती है। अब एक वर्ड इसमें आया, वितरिका क्या है। और देखिए ये नदी बह रही है, वितरिका आपको बता रहे हैं, ये नदी बह रही है, मेन नदी है, जैसे गंगा नदी है। तो गंगा नदी में इधर कोसी गंडक वगैरह आके मिलती हैं, तो ये सहायक नदी हो गई गंगा की। ठीक है, गंगा मुख्य नदी है और इसमें आके मिल रही है, तो ये सहायक नदी हो गई। लेकिन अगर इसी गंगा ये बह रही है और गंगा से ही एक नदी अलग हो जाए, तो इस नदी को हम वितरिका कहेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि वितरिका क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदी सिंधु और सहायक नदियां झेलम, चिनाब, सतलज, रावी, ब्यास आदि हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे ना समझिए। ये बता रहा है कि सिंधु नदी तंत्र की मुख्य जो नदियां हैं सहायक कौन कौन सी है सिंधु नदी की। तो झेलम है, चिनाब है, सतलज है, रावी है, ब्यास है। ठीक है, तो यह नदी तंत्र जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में फैला है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट है। अगर आपको हम मैप द्वारा समझाएं तो मान लीजिए कि आपका जो है इंडिया का मैप कुछ इस तरीके से हो जाता है। फिर से हम बनाते हैं, यहाँ पे ये मान लीजिए ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे दाहिने तरफ ऊपर यहाँ पे है मानसरोवर झील। अब इसी मानसरोवर झील से आपकी निकलती है सिंधु नदी ऐसे। ठीक है, ऐसे सिंधु नदी निकलती है। अब ये सिंधु नदी आपको बता दिए कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से होकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में होती हुई चली जाती है। ठीक है, और इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये 5 सहायक नदियाँ हैं। इसे पंचनद भी कहते हैं, पंच। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी तंत्र की मुख्य नदी गंगा और सहायक नदियाँ यमुना, घाघरा, गंडक, गोमती, कोसी आदि हैं। गंगा नदी तंत्र की मुख्य नदी कौन कौन सी है, यानी गंगा की सहायक नदियाँ यमुना, घाघरा, गंडक, गोमती, कोसी है। ठीक है, यह नदी तंत्र उत्तरी मैदान के अधिकांश भाग में फैला है। गंगा नदी का उद्गम स्थल हिमालय में स्थित गंगोत्री हिमनद से है। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है, हिमालय के स्थित गंगोत्री हिमनद से निकलती है। आगे बात करें कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की मुख्य नदी ब्रह्मपुत्र और सहायक नदियाँ लोहित या लुहित, दिबांग, तिस्ता और आदि हैं। तो ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियाँ लोहित, दिबांग, तिस्ता आदि हैं। यह नदी तंत्र अरुणाचल प्रदेश और असम में विस्तृत है, यानी फैला है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भी तिब्बत में मानसरोवर झील से ही है।
अभी हमने आपको बताया कि ये आपका ये इंडिया का कुछ मैप है। तो यहाँ पे है साइड में दाहिने तरफ, यहाँ से जो है ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ठीक है, चलिए आगे। ब्रह्मपुत्र नदी चीन, भारत, बांग्लादेश में बहती है। इसे चीन में सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में सांगपो के नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश में मेघना के नाम से या जमुना के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये हो गया। ब्रह्मपुत्र का नाम अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जानी जाती है। और गंगा को बांग्लादेश में क्या नाम दिया जाता है? पद्मा। जो हमारी गंगा नदी है, ये बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। नर्मदा और तापी नदियों का बहाव पश्चिम की ओर है, और वह अपने जल का विसर्जन अरब सागर में करती हैं। मतलब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, आप समझिए। ये नर्मदा और ताप्ती नदियाँ क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए सभी नदियाँ लगभग जो है पूर्वी तरफ अपना जल ला करके बंगाल की खाड़ी में ले जा कर के छोड़ देती हैं। जैसे समझते हैं थोड़ा, ये आपका हो गया, ये दक्षिणी भारत हो गया। ठीक है, अब जो भी नदियां हैं इधर आती हैं। ठीक है, इधर बह के, इधर बंगाल की खाड़ी है। लेकिन जो आपकी ताप्ती और जो है नर्मदा है, ये इधर बह के यानी पश्चिमी तरफ बह के आती हैं यहाँ पे। इधर क्या है? इधर आपका अरब सागर है। इधर अरब सागर में आकर के ये मिल जाती हैं, इसलिए अपवाद स्वरूप है ये जो है इधर आके मिलती हैं। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अब चूंकि अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि अक्सर नदियाँ जो होती हैं वो पूरब की तरफ ही क्यों जाती हैं, क्योंकि जो पश्चिमी तरफ है, पश्चिमी तरफ की तुलना पूर्वी तरफ जो है अधिक जो है ढलान है, इसीलिए नदियाँ इधर जाती हैं। अब इधर ये क्यों दो नदियाँ पश्चिमी तरफ क्यों आई? तो बीच में एक पहाड़ पड़ सतपुड़ा जो है पड़ जाती है, जिसके कारण ये जो है वहाँ से आते हैं। तो आई होप सब समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पूर्वी तटीय मैदान, ये पूर्वी तटीय मैदान में महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियाँ बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान की मुख्य झीलें खिरगा, कोलेल, पुलिकट आदि झीलें हैं। तो अभी हमने बताया पूरब तरफ कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आगे है त्रिभुजाकार भूभाग ही डेल्टा कहलाता है। इसको हमने कई बार बताया है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन का निर्माण करती हैं। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो नदियाँ हैं वो विश्व का, वर्ल्ड लेवल पर सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसका नाम क्या है? सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। अब आगे जो आपका है समुद्री तरंग के कार्य, तो चलिए इसको हम अगले वीडियो में देखते हैं, क्योंकि आज थोड़ा तबीयत भी मेरी ठीक नहीं है, इसलिए हम जो है इतना ही क्लास को रोक देते हैं। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगेगा, आप पूरा ज़रूर देखिए। तो यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं इस वीडियो में, इस चैनल पर जा कर के आपको कई जो है क्लासें प्रैक्टिस के लिए मिल सकती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।